नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 6th क्लास ज्योग्राफी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास का चैप्टर नंबर पहला सौरमंडल पृथ्वी। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 7th क्लास के ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। 7th क्लास की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी इसमें चैप्टर थे पूरे 9 उनको हमने कवर किया था। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं मनसाराम बैरवा टीजीटी एसएसटी दिल्ली रोनी में कार्यरत हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही की था, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद में दिल्ली में बिल्कुल इस तरीके से सब कुछ बंद हो गया, स्कूलें भी बंद हो गई थी। तो सरकार के निर्देश थे कि बच्चों को आप ऑनलाइन मटेरियल भेजो या ऑनलाइन पढ़ाओ। तो उस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की थी। उसके बाद में मुझे दूसरे एंगल से लगा कि क्यों न उन बच्चों की भी मदद की जाए या उन दोस्तों की मदद की जाए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको सीटेट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एसएसटी के पार्ट को कवर करने की सोची थी और उसमें आप लोगों का सहयोग भी अच्छा मिला मुझे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करोगे और पूरा देखोगे। अगर देखोगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा क्या है। मैंने यही इसमें डिसाइड किया है कि हर छोटे से छोटे पॉइंट को भी मैं समझाऊँगा ज़ीरो लेवल से। ठीक है, लेकिन समझ में तभी आएगा तब आप पूरा वीडियो देखोगे। अगर पूरा नहीं देख पाओगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और समझना है। और अगर किसी की कोई सलाह मगर या कुछ ऐसी कोई बात हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो। बाकी की जो 7th क्लास है उसके जो चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, उनके बारे में मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा या आप उसको देख सकते हो, या मेरे चैनल पे जाकर भी प्लेलिस्ट बनाई है मैंने 7th क्लास ज्योग्राफी की, उसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। तो टॉपिक है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में देखते हैं कि जितने भी जो सूरज है, सौरमंडल का हमारा मुखिया है कौन है? सूरज। तो सूरज के जो भी चक्कर लगाने ग्रह हैं या उपग्रह हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसको। ठीक है, और इसमें पृथ्वी की लोकेशन कहाँ है और पृथ्वी का क्या कार्य है, किस तरीके से इसकी घूमने की प्रक्रिया है, या क्या क्या जो भी इसमें परिवर्तन होते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। देखो, थोड़ा सा नक्शे को मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद में देखते हैं। आपको पेन कॉपी लेके लिख लेना है ये कौन कौन से, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है, सूरज से दूरी के अनुसार कौन से नंबर का ग्रह है। तो देखते हैं एक बार कि क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारा सूरज है। क्या है? सूर्य है। सूर्य के बाद में सबसे पहले हमारा पड़ता है बुध। कौन सा पड़ता है? बुध। उसके बाद में पड़ता है शुक्र। उसके बाद में क्या पड़ता है? शुक्र। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी। उसके बाद आता है मंगल। ठीक है, चलो नंबर डाल देता हूँ मैं इसमें तुम्हें दोबारा। देखो, सबसे पहले आता है हमारा बुध 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है शुक्र, 3 नंबर पे आता है पृथ्वी, 4 नंबर पे आता है मंगल। ठीक है, 5 नंबर पे आता है बृहस्पति, 6 नंबर पे आता है शनि, 7 नंबर पे आता है अरुण। अरुण है जिसको यूरेनस भी बोलते हैं, ये 7 नंबर पे आता है। फिर है वरुण। क्या है? वरुण। ये आता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, फिर ये प्लूटो है। ये ग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है। कारण ये कि ये जो ग्रह उसे बोलते हैं हम, सबसे पहले बता, टॉपिक में आएगा फिर बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर दिख रहे हैं सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ठीक है, सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कोई किसी की कक्षा को नहीं काट रहा। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो प्लूटो है, कौन सा है? प्लूटो। ये इस तरीके से क्रॉस कर रहा है, दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा। ये नेपच्यून की कक्षा में क्रॉस कर रहा है और काट के ही ये आगे चल रहा है, जिसके कारण इसको हमने ग्रह नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि अगर कोई भी ग्रह जो दूसरे ग्रह की कक्षा में चला जाता है या उसकी कक्षा को क्रॉस करता है तो उसे हम ग्रह नहीं मानते। कक्षा का मतलब होता है कक्ष, जहाँ उसकी घूमने की जगह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। एक बार दोबारा मैं इसको बता देता हूँ। आपको इस तरीके से लिखना है कि 1 नंबर पे है, पेन कॉपी लेके लिख सकते हो कि 1 नंबर पे बुध है, 2 नंबर पे शुक्र है, यहाँ पर सूरज है। उसके बाद में बता रहा हूँ क्रम से, में शुक्र है, 3 नंबर पे पृथ्वी है, 4 नंबर पे मंगल है, 5 नंबर पे बृहस्पति है, 6 नंबर पर शनि है, 7 नंबर पे अरुण बोलते हैं, अरुण उसको बोलते हैं यूरेनस को। ठीक है, 8 नंबर पे है हमारा वरुण। वरुण किसे बोलते हैं? नेपच्यून को। ठीक है,
तो ये इनको आपको लिस्ट बनानी है, इस तरीके से लिखना है जिससे कि ये कभी भूले ना। और इसको लिखना क्या है, इसको आप एक बार कॉपी में लो, कॉपी लेके इसको कम से कम 10 बार लिखो। 10 बार लिखने के बाद में ये पक्का हो जाएगा, आपके दिमाग में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि दूरी के अनुसार मंगल कौन से नंबर का ग्रह है, तो आप बता सकते हो कि मंगल चौथा नंबर का है या 4 नंबर का है, ठीक है। या फिर ये पूछा जाएगा कि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो भी आप बता सकते हो कि सूरज से सबसे नज़दीक बुध है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे दूर कौन सा है, तो भी आप बता सकते हो सबसे दूर है वरुण या फिर उसको नेपच्यून कह सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। ये क्वेश्चन इसमें से कम क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ों को एक बार कम से कम 10 से 15 बार लिखना है कॉपी में, उसके बाद में ये आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा। अब हम सीधा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो आगे, सौरमंडलम पृथ्वी। देखो आगे, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ की मतलब से रोशनी है वो तेज़ होती है, कुछ की कम होती है। ये तुम लोगों ने नोटिस भी किया होगा, या नोटिस करना, आज देखना बिल्कुल। आगे देखो, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र का मतलब पूरे चांद को आप महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, ठीक है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो, पहले तो पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। देख लो, जो सूरज है, जो हमारा ये सूर्य है, ये यहाँ पर बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी, इसके ये सब चक्कर लगाते हैं। अब ये पृथ्वी का ही उपग्रह है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। ये इसके चक्कर लगाता है, और ये चक्कर लगाते हुए यहाँ पे ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसके भी ये चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगाते हुए पूरा चक्कर लगाता है। जब ये बिल्कुल पूर्णतः चमकता है, पूरा चमकता है, तो हम उस सिचुएशन को पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता, तो हम उस सिचुएशन को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। तो अमावस्या और पूर्णिमा, इन दो के बारे में हमने देख लिया। चलो और भी हम देखेंगे कि ये सब क्यों होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। जो भी ये गणना होती है, चंद्र गणना होती है। कौन सी गणना होती है? चंद्र गणना, ठीक है। और जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार देखते हैं हम, वो उसे कहते हैं सूर्य गणना। किसे कहते हैं? उसे कहते हैं सूर्य गणना, ठीक है। तो चंद्र गणना में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। क्या होता है? कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये दोनों 14-14 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 14। तो टोटल 28 दिन में महीने का काउंटिंग की जाती है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल से, अब और आगे चैप्टर है उसमें हम इसी चैप्टर में आगे जैसे टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। आगे देखो, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुएं को हम दिन में नहीं देख सकते। चलो देखो, एक क्रियाकलाप हो रहा है यहाँ पर, उस क्रियाकलाप को देख लेते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप क्या है कि एक टॉर्च ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? टॉर्च में एक सफ़ेद कागज़ लेंगे, कागज़ में छोटे छोटे छेद कर देंगे, और छेद करने के बाद उसको टॉर्च के ऊपर लगाएंगे। टॉर्च के ऊपर लगाने के बाद में टॉर्च को जला देंगे, और जितनी भी बत्तियाँ हैं उनको बुझा देंगे, और टॉर्च का फॉक्स है उसको दीवार पे मारेंगे, या दीवार पे फॉक्स रखेंगे। जब दीवार पे हमें इस तरीके का दिखेगा जैसे आकाश में तारे दिखते हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब ये तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बत्तियाँ जलाएंगे तो वो गायब हो जाएंगी। कारण क्यों है? क्योंकि बत्तियाँ या फिर लाइट की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि उन किरणों की रोशनी या फिर उन छोटे छेदों से निकलने वाली रोशनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ में होती है कि जब हम यहाँ पे दिन में हमें नहीं दिखने, सूरज में तारे नहीं दिन में मतलब आकाश में तारे नहीं दिखने का कारण यही है क्योंकि दिन में जो है सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, उस रोशनी के कारण वो हमें दिख नहीं पाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि चांद दिन में नहीं होता या फिर
तारे नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, सारे होते हैं। कभी कभी तुम लोगों ने जैसे बदल वगैरह हो रहे हैं या फिर मौसम ऐसा हो रहा है तो दिन में भी चांद को देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, इसके बारे में देख लो। आगे देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? क्या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? कि सूरज है, चंद्रमा है, या फिर जो जितने भी तारे हैं जो हमें चमकते हुए दिखते हैं, जो भी चीज़ें दिख रही है आकाश में चमकती हुई, उन सबको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूरज भी एक तारा है। देखो, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और उनके पास में अपनी ऊष्मा या ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जो अपनी ऊष्मा या ऊर्जा होती है उनको हम कहते हैं तारा। क्या बोलते हैं? तारा। ठीक है, तो सूरज भी एक क्या है? तारा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? सूरज भी एक तारा है। लेकिन जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं, इनके पास में अपनी रोशनी नहीं होती है। ये सूरज का मतलब तारों से ही अपनी रोशनी लेते हैं या ऊष्मा लेते हैं और उसके द्वारा ही चमकते हैं। ठीक है, तो सूरज क्या है? तारा है। समझ में आ गया? आगे देखो, रात के समय चमकते हुए अगणित तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि जो आकाश में जो तारे दिख रहे हैं, तारे और सूरज भी एक तारा है, लेकिन ये सूर्य है। ठीक है, ये और तारे हैं। ठीक है, दिख रहे हैं ये तारे, और सबको दिख रहे होंगे। यहाँ पर हम रहते हैं। इसकी दूरी यहाँ से पृथ्वी से सूरज की दूरी है ये 12 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 12 करोड़ किलोमीटर। अब ये सूरज है इतना सा, लेकिन ये देखो, ये सूरज से बड़ा तारा है, लेकिन यहाँ से देखने पे हमें ये बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये दूर है, ये और भी दूर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा है। ये छोटा तो नहीं, बड़ा है। तुम लोगों ने देखा होगा जनरली कि आकाश में कि जब कोई प्लेन वगैरह उड़ता है तो बिल्कुल छोटा दिखता है, लेकिन क्या वो छोटा होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर होता है, ये हमें वो बिल्कुल छोटा दिख रहा है। जबकि तारों से बड़ा हमें चाँद दिखता है। तो क्या चाँद या चंद्रमा तारों से बड़ा है? नहीं, लेकिन वो कारण ये है कि वो नज़दीक है। क्या है? नज़दीक है। और तारे हैं जो भी उतने दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। देखो आगे आओ, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? बिल्कुल ये बता दिया मैंने। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर की जो थ्योरी थी उसमें बता देते हैं कि आज सप्तऋषि के तारे थे, उनके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? सप्तऋषि के बारे में बताया गया है। देखो, सप्तऋषि के बारे में अभी थोड़ा बताऊंगा, इसको पहले क्लियर करते हैं टॉपिक को। बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। 7 ऋषि या 7 संत हैं। यह सातों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। आपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों व ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। देखो, अब सप्तऋषि के बारे में जान लेते हैं हम कि जैसे ये तारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम कहते हैं सप्तऋषि। जैसे हम देखेंगे तो हमें ये दिखेंगे। और इन सप्तऋषियों के वहाँ से देखो, यहाँ से जो 2 तारे इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के दिख रहे हैं। ये दोनों तारे नहीं दिख रहे? दिख रहे होंगे। ये दोनों तारे दिख रहे हैं। इन दोनों तारों के बिल्कुल सीध में जो हम देखते हैं तो हमें ऊपर ध्रुव तारा दिखता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है, तो इससे हम दिशा का भी पता लगा लेते हैं कि ध्रुव तारा चमक रहा है तो उत्तर दिशा कैसी है। क्योंकि पहले के टाइम पे दिशा नामक यंत्र या दिशा निर्देशक यंत्र भी नहीं थे, तो लोग इन्हीं से अंदाज़ा लगाते थे कि किधर उत्तर है और किधर दक्षिण है। जब एक दिशा समझ में आ गई तो फिर और बाकी की समझ में आ जाएगी। आप कहोगे सूरज को देख के बता देंगे, लेकिन रात के समय में अगर सूरज नहीं है और हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो उस समय ये सिचुएशन में या उस सिचुएशन में हम ध्रुव तारा से ही पता लगा सकते थे कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है। ठीक है, आगे देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बिल्कुल बता दिया। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है।
इसे ध्रुवतारा कहते हैं। अभी मैंने बताया था, कहा जाता है कि आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवतारा की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुवतारा की ओर इंगित करती है। अभी मैंने बताया था, दोबारा देख लो, जैसे हम इनको इंगित करके इन दोनों तारों के जैसे यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो लास्ट में जो हमें बड़ा चमकता हुआ तारा दिखेगा वो ध्रुवतारा ही होगा। आप रात को इस चीज़ को देख भी सकते हो। ठीक है, आगे देखो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। तो खगोलीय पिंडों में ऊष्मा प्रकाश नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि खगोलीय पिंडों में ऊष्मा या प्रकाश नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ उपग्रह हैं या ग्रह हैं, उपग्रह या फिर ग्रह, ठीक है, जो भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं ये एक तारे से रोशनी लेते हैं या सूरज से रोशनी लेते हैं। जैसे चांद है, हमें चमकता दिखता है, लेकिन क्या चांद पे रोशनी ऊष्मा है? बिल्कुल नहीं है। वैसे ही अगर हम आसमान में चले जाएंगे तो आसमान में जाकर हम पृथ्वी को देखेंगे या दूसरे ग्रह मंगल को देखेंगे तो भी वो भी हमें चमकता दिखेगा। वो चमकता किस वजह से है? क्योंकि वो सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर, सूरज की रोशनी के कारण वो चमकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कि परिभ्रमक। क्या होता है? परिभ्रमक का मतलब होता है घूमने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। बिल्कुल, अगर हम जैसे हमारे बगल में जो तारा है, जैसे कौन सा तारा है हमारे बगल में? दो हैं, एक तो मंगल है, एक है शुक्र। या फिर जब हम शुक्र को चंद्रमा पर जाके देखेंगे तो जैसे ही चंद्रमा पर जाके शुक्र को देखेंगे तो वो जैसे तारा, जैसे मतलब से चंद्रमा चमकता है उसी तरीके से वो शुक्र भी चमकेगा, क्योंकि उस पर भी सूरज की रोशनी या सूरज की ऊष्मा या सूरज का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, कुछ रोचक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये कुछ रोचक तथ्य के बारे में लिख रहा है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टिका हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। छोटे छोटे हैं, कण हैं, उनको हम दूरबीन से ही देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। आगे देखो, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसके बारे में मैं तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस चित्र को हम इस तरीके से, उल्टा हो रहा है लेकिन इसको हम सीधा करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो, ये इस तरीके का है, इसको हम देख लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं, मैं पहले भी बता चुका था, सूरज से इनकी दूरी के अनुसार कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। ये सूरज है, उसके बाद में बुध पड़ेगा, फिर शुक्र पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पड़ेगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मंगल 4 नंबर। ठीक है, बृहस्पति 5 नंबर और शनि 6 नंबर और यूरेनस 7 नंबर और नेपच्यून 8 नंबर। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। एक क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखी हुई है यहाँ पर चित्र में, दिख रही होगी, नहीं दिख रही? दिख रही है। तो देखो, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। छोटे छोटे इस तरीके से ग्रहों से, ये जो ग्रह हैं इनसे टूट कर जो इनके कण हैं मंगल के या बृहस्पति के टूटे हुए, ये भी इस तरीके की पट्टी है। ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ग्रहों के साथ में ही चक्कर लगाती है। दिख रही होगी तुम्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी? ये बिल्कुल ये पट्टी है। इसमें असंख्य संख्या में, बहुत सी संख्या में छोटी छोटी पट्टिकाएँ हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं या खंड है, वो भी चक्कर लगाते। अब तुम्हें सिंपल क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पर है, तो आप बता सकते हो बृहस्पति और मंगल के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। ठीक है, तो ये तो हो गई। उसके बाद में देखो, अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हैं, थोड़ा सा बड़ा करके जानेंगे इसको। देखो, बुध के बारे में, पहले नंबर का सबसे नज़दीक बुध है, ये उतार भी लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है, तो बुध के बारे में जान लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में ये सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। सूरज के चारों तरफ परिक्रमा लगाने में कितने दिन लगते हैं? 88। ठीक है, और अपनी दूरी पर घूमता है। अपनी दूरी का मतलब ये, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये सूरज है, ये चक्कर लगा रहा है इसके, लेकिन साथ में ये खुद भी घूम रही है। इसे बोलते हैं परिक्रमा या परिक्रमण। और खुद के जो घूमती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण।
ठीक है। और ये जो चक्कर लगा रही है इसको बोलते हैं परिक्रमण, मतलब परिक्रमा। ये किसी चीज़ की परिक्रमा कर रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है तो इसको परिक्रमा, और खुद घूमती है अपनी उस पर तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण। ये खुद कितने दिन में घूमती है? 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने टाइम में घूमती है? 24 घंटे में, ठीक है। और चक्कर कितने दिन में लगाती है? 365, ठीक है। समझ में आ गया? तो वैसे ही बुध है वो परिक्रमा करता है सूरज की, वो करता है 88 मतलब 88 दिन में, ठीक है। और अपनी धुरी पर घूमता है वो 59 दिन में, 59 में, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले बुध की बात करी थी, हम शुक्र की बात करते हैं। सूर्य के चारों ओर, देखो एक मिनट, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रम 255 दिन में लगाता है, तो सूर्य के परिक्रम कितने दिन में लगाता है? 255 दिन में, ठीक है। और अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे घूमता है 243 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखो, पृथ्वी है ये 365 दिन में परिक्रमा लगाती है सूरज के, और घूमती है वो 24 घंटे या एक दिन में। आगे समझ में? मंगल है, मंगल भी है सूरज के, और इसका जो पृथ्वी का है उपग्रह है वो एक है, मतलब चंद्रमा कितना है? एक है, ठीक है। अब मंगल के बारे में बात करते हैं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है 687 दिन में, और अपने अक्ष में घूमता है एक दिन में, लगभग एक दिन में। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है उतने ही समय में ये भी अपने अक्ष में घूमता है। और चंद्रमा कितने हैं? 2, मतलब उपग्रह कितने हैं? मंगल के 2 हैं। तो जब हम मंगल की सतह पे जाएंगे तो जैसे हमारे यहाँ पर एक चाँद दिखता है तो उसकी सतह पर हमें 2 चाँद दिखेंगे। सतह पे नहीं, जैसे आकाश में कितने चाँद दिखेंगे? 2 चाँद दिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगाता है, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल लगाता है, ठीक है। और अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 मिनट में घूमता है। अपने अक्ष पे मतलब खुद घूमता है 9 घंटे 56 मिनट में, ठीक है। चंद्रमाओं की संख्या 53 है। चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? 53 है, ठीक है। शनि है, सूरज के चारों ओर एक परिक्रमा करता है 29 साल 5 महीने में, और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूमता है। चंद्रमा की संख्या 53 है। अभी चंद्रमा की संख्या दोनों में एक ही दे रखी है, बृहस्पति में भी 53 दे रखी है और शनि में भी 53 दे रखी है। चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह, तो ये चीज़ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि क्या है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ एक बार कि शनि के सबसे ज़्यादा हैं, शनि के सबसे ज़्यादा अभी लेटेस्ट, सॉरी शनि के नहीं है, सॉरी बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं। बृहस्पति के जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों में 53 से ज़्यादा हैं या 53 हैं, तो आप ये कर सकते हो। ये एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि बृहस्पति के कितने हैं, क्योंकि जो चीज़ एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं की उसको एग्जामिनर कभी नहीं पूछता। लेकिन मैं फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो बृहस्पति है इसके 82 उपग्रह हैं, ठीक है। और शनि के 69 उपग्रह हैं। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग है। बाकी एनसीईआरटी के अनुसार 53 है। आप इसको टेंशन ही नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं आगे। यूरेनस के बारे में देख ले। यूरेनस का मतलब होता है अरुण। यूरेनस का मतलब क्या है? अरुण है, और ये वरुण है, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, नेपच्यून को। देखो यूरेनस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये 84 साल में लगाता है एक चक्कर, ठीक है। और अपनी धुरी पे घूमता है 17 घंटे 14 मिनट में, ठीक है। इसके चंद्रमाओं की संख्या मतलब इसके उपग्रह के लगभग 27 हैं। अब देखो नेपच्यून के बारे में देख लें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 164 साल में, और अपने धुरी पे घूमता है 16 घंटे 7 मिनट में, और इसके उपग्रह हैं लगभग 13। कितने हैं? 13। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ, जो चीज़ याद करनी है, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो बुध के बारे में करना है। बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। क्वेश्चन आएगा सीधा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, आप चंद्रमा नहीं है, तो आप दोनों को बता सकते हो। पृथ्वी का एकमात्र है, मंगल के 2 हैं, ठीक है। बृहस्पति के 53 से ज़्यादा हैं, और शनि के कितने? इसके भी 53 से ज़्यादा है। लेकिन अगर इस तरीके से काउंट किए नई गणना के अनुसार तो बृहस्पति के 82 हैं, और शनि के 89 हैं, सॉरी 80 मतलब 79 है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा। लंबा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है वो क्लियर हो, ठीक है। देखो वापस देखते हैं टॉपिक पे। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, ये बता दिया मैंने। ये हमारी पृथ्वी के सहचर है। सहचर मतलब हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। मैंने बताया था
कि बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है, उपग्रह नहीं है, बाकी सबके पास में अपने उपग्रह हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सौरमंडल के बारे में क्या है। सौरमंडल किसे कहते हैं या उसको क्या है? सूरज, 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूरज है। बिल्कुल, सौरमंडल किसे कहते हैं? जितने भी हमारे इसके ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं या फिर और उपग्रह हैं या छोटी उल्का पिंड हैं या फिर क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारे मिलकर जो चक्कर लगाते हैं या जो सारे मिल जाते हैं तो उसको हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे देखो सूरज के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है या फिर सूरज सौरमंडल का मुखिया है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल की बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये मैंने पहले बताया था, सूरज पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि सूरज की कितनी दूरी है, सूरज की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो तुम्हें बताना है 15 करोड़ किलोमीटर। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या आप जानते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखें। बिल्कुल लिख सकते हो, जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोगों को तैयार करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आगे देखो, अब देख लेते हैं ग्रह के बारे में। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बिल्कुल अभी बता दिया था। सूरज से दूरी के अनुसार वे हैं बुध हैं, शुक्र है, मंगल है। बुध है, शुक्र है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पहले नंबर पे बुध है, उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, 4 पे मंगल है, 5 पे बृहस्पति है, 6 पे शनि है, 7 पे यूरेनस है, 8 पे नेपच्यून है। तो इनके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई ट्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ 10 बार लिखना है। 10 बार लिखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ ये पक्का हो जाएगा। 10 बार पहले लिखो, फिर उसके बाद में एक बार देखो मत, फिर लिखो, फिर चीज़ों को इस पर 10 से 15 बार करोगे तो 100% पक्का हो जाएगा। देखो, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाती है। जो ये सूरज है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जहाँ जहाँ भी चक्कर लगाते हैं इन्हें इनकी कक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो इसे इसकी कक्षा बोलते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। कौन लगाता है 88 दिन? बुध। सबसे जो पहले वाला है वो 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो हम बता सकते हो शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, आगे देखो। अभी तक जो प्लूटो है उसको भी एक ग्रह माना गया था, लेकिन 2006 की जो बैठक हुई खगोलीय संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, उसमें इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। कारण यही था कि ये जैसे ही घूम रहा था तो ये दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। तो दूसरे ग्रह की कक्षा में जैसे ये इस तरीके से घूम रहा था, इस तरीके, तो ये दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसको बौने ग्रह में रखा गया है। अब आगे देखो, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम। शब्द की उत्पत्ति के बारे में नहीं देखा हमने। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए गए शब्द हो सकते हैं। दूसरी भाषा के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी अंग्रेजी, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। तो ज्योग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण, जो कि ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने, जैसे जियो। ठीक है, जियो को लेके हम लॉजी लगा देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन होगा, जियोलॉजी। जियो को लगा के मेट्री लगा देंगे तो पृथ्वी का मापन होगा, जियोमेट्री। देखो आगे जियो को लगा के साइड लगा देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप के बारे में चर्चा होगी। आगे देखो, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों
को खगोल शास्त्री कहते हैं। जो खगोल शास्त्री जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, कहीं भी आ सकता है कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, या फिर जो कि नक्षत्र मंडल या फिर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। देखो, उन्होंने जो हमारे प्राचीन भारत के आर्यभट्ट थे, प्राचीन भारत के बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। इन्होंने उस वक्त ही बोल दिया था कि जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो सारे सूरज के प्रकाश से ही चमकते हैं और वो सारे सूरज ही उनका मुखिया है। लेकिन उस वक्त किसी ने माना नहीं था, किसी ने माना नहीं था, क्योंकि भारत में भी उस वक्त चंद्रगणनाएँ चलती थी और लोगों ने भी उसको माना नहीं था। लेकिन जैसे ही बाद में धीरे धीरे खोज हुई तो उसके बाद में अब पता चला कि आर्यभट्ट ने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी। ठीक है, आगे देखो, अब देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो, सूरज से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह बिल्कुल है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सूरज से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन सा ग्रह है, कि तीसरा है। आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। देखो, अभी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। यूपीएससी 2011 का एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था, उसमें लिख रहा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ऑप्शन में था कि गेंद जैसा, क्या था, गेंद जैसा, और भी ऑप्शन थे बिल्कुल गोल, अंडे जैसा। ठीक है, ए था गेंद जैसा, बी था अंडे जैसा और सी था नाशपाती या फिर सेब, और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर माना था नाशपाती या सेब। कारण ये कि नाशपाती इस तरीके की होती है। देखो, नाशपाती इस तरीके की होती है, ऊपर से थोड़ी चपटी हुई, इस तरीके से गोल होती है। तो यहाँ से जो हिस्सा होता है, ये ध्रुव होते हैं इस तरीके से। ग्लोब भी देखा होगा कि ये हिस्सा थोड़ा चपटा होता है। तो जो यूपीएससी का आंसर माना था वो माना था नाशपाती या सेब के जैसा। ठीक है, तो आपको भी आ जाए कि गेंद जैसा पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपको ये नहीं बताना कि गेंद जैसा है। ठीक है, अगर ऑप्शन दूसरा ना हो तो आप बता सकते हो कि गोल है। ठीक है, आगे देखो, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पर क्या है, पानी है और वायु भी है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन वगैरह हैं। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है या सबसे अलग ग्रह है, क्योंकि और ग्रह कहीं पर भी ऑक्सीजन और पानी नहीं है। जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही है। इसलिए ये पृथ्वी अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। कारण ये है कि इसके 2/3 भाग पर 2/3 पर पानी है। तो पानी हम ऊपर से आकाश से देखेंगे तो हमें नीला ही दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। देखो, उससे पहले हम एक रोचक जानकारी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक धरती तक पहुँचने में से 8 मिनट लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी धरती से दूरी कितनी है, 12 करोड़ किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम चलेंगे तो इसे पहुंचने में कितना लगेगा, 8 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगाते हैं, तो सीधा बता देना कि 8 मिनट लगाते हैं। या फिर ये बता सकते हो, या फिर ये पूछ सकते हो कि कितनी दूरी है सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो बता सकते हो 12 करोड़ किलोमीटर। 12 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं रोचक तथ्य है। एक नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय भी चंद्रमा पर गया? बिल्कुल गया, भारतीय। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। भारत के एक साइंटिस्ट थे या फिर फौजी एक तरीके के, जिसका नाम था राकेश शर्मा। क्या था? राकेश शर्मा। ये गए थे 1984 में। कब गए थे? 1984 में। ये पूरी दुनिया के 138वें चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। कौन से नंबर के थे? 138वें। ये अमेरिका के अपोलो अभियान में गए थे। कौन गया था? अपोलो अभियान में गया था नील आर्मस्ट्रांग। और जो भारत के थे राकेश शर्मा, ये रूसी अभियान में गए
थे? कौन से अभियान में गए थे? रूसी अभियान में। कब गए थे? 1984 में। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 138 नंबर के। समझ में आ गया? तो भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले या चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। कौन से नंबर के थे? दुनिया के 138वें नंबर के थे। इतना याद करना है। ठीक है, आगे देखो, चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जैसे अगर पृथ्वी 4 गुण ये है इस तरीके, तो चंद्रमा इतना सा है। कितना है? इतना है। तो ये पृथ्वी से 1/4 है। ठीक है, और हमारे पास में एक ही उपग्रह है पृथ्वी पर। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अभी हमें ये दिखता है, चंद्रमा बड़ा दिखता है, बाकी के तारे वगैरह जो भी सारे छोटे दिखते हैं, कारण ये कि ये सबसे नज़दीक है, बाकी के दूर है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल कर लेंगे। देखो, ये तो है सूरज, यहाँ से पृथ्वी की दूरी है, ये पृथ्वी की 12 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ ये चांद है, कहीं भी लगा लो, चारों तरफ होता है, ये चांद है, इससे पृथ्वी की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर और पृथ्वी से सूरज की दूरी है 12 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो तुलना हो गई। आगे देखो, अब हम उपग्रह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो उपग्रह होता है ये मानव निर्मित होता है, ये ऐसे ही चक्कर लगाता है जैसे कि जितने ग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह ये एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम बता दो। इनसेट, या बता रहा हूँ मैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि एडुसेट क्या है, या फिर तो सबसे पहले बता सकते हो कि ये एक उपग्रह है, भारतीय अंतरिक्ष में छोड़ा गया उपग्रह। अब इसका अगला क्वेश्चन बन जाता है इसमें से ये किस काम में आता है, तो ये एजुकेशन से संबंधित उपग्रह है। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस उपग्रह को लॉन्च किया था। देखो, अब देखते हैं आगे रॉकेट किस तरीके से उड़ता है। यहाँ पर ये रॉकेट है कोई एक, इसमें ये ऊपर उपग्रह है, इसको यहाँ पर लेके गए हम। ये है उपग्रह, खगोलीय पिंड जो मानव निर्मित है। ठीक है, खगोलीय पिंड नहीं है, ये उपग्रह है। इसको लेके गए हम, इसको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ नीचे कैसा अलग हो जाता है, इसको आगे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में पृथ्वी की कक्षा में जैसे और ग्रह चक्कर लगाते वैसे ही ये पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है। ठीक है, आगे देखो, अभी हम चंद्रमा के बारे में ही बात कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। जितने दिन में चक्कर पूरा करता है उतने ही टाइम पे वो अपने अक्ष में भी घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी से हमें एक ही भाग दिखाई देगा, दूसरा भाग कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, ना ही वायुमंडल है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, ना पानी है। तो इसलिए बिल्कुल भी इंसान को रहने लायक नहीं है। आगे देखो, क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारे लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, उपग्रह, इनके अलावा छोटे असंख्य संख्या में छोटे पिंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, बताया था क्षुद्र ग्रह कहाँ पर मिलते हैं, कि मंगल और बृहस्पति की दोनों के बीच में ये मिलते हैं। एक अलग ही पट्टी दिखती है इनकी, जो कि इन ग्रहों से ही टूट कर बने हुए हैं। ये कोई अलग से नहीं आया, जैसे ही ग्रहों में कुछ विस्फोट या टूट गए, टूटने के बाद में अलग हो गए, अलग होने के बाद में ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। आगे देखो, उल्कापिंड के बारे में देखते हैं कि उल्कापिंड क्या होती है। देखो, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों
कि छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखो, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये जलते कैसे हैं। जैसे ही ये जो उल्कापिंड होते हैं, ये मध्यमंडल में आते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, मैंने बताया था 7वीं क्लास के चैप्टर में, आपने शायद पढ़ा हो तो, कि पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद मध्यमंडल है। जैसे मध्यमंडल में आते हैं, ये क्षोभ मंडल यहाँ 15 किलोमीटर तक है, उसके बाद में ये 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, ठीक है, 12 किलोमीटर तक है क्षोभ मंडल, उसके बाद में 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, उसके बाद में मध्यमंडल है। मध्यमंडल की है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर की दूरी को मध्यमंडल बोलते हैं। जैसे ही मध्यमंडल में आते हैं, तो मध्यमंडल में आने के बाद में सूरज के प्रकाश के कारण या और क्रियाओं के कारण ये जलने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? जलने लग जाते हैं। तो हमें कभी कभी दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे तारा टूट रहा है, कहते भी हैं कि तारा टूट रहा है। तारा नहीं टूट रहा है, ये जो उल्कापिंड होते हैं ये मध्यमंडल में आते ही जलने लग जाते हैं। कहाँ पर जलते हैं? ये घर्षण के कारण मध्यमंडल में। मध्यमंडल कितना है? 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये पूरे जल नहीं पाते। अब जल नहीं पाते, कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ या फिर घर्षण नहीं हो पाया तो जले नहीं, और ये सीधे पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी के आने के बाद में पृथ्वी पर गिरेंगे तो एक गड्ढा होगा। क्या होगा? गड्ढा होगा। अब गड्ढा होगा तो इतना बड़ा भी गड्ढा हो सकता है। तो भारत में एक बता देता हूँ मैं आपको कि ये महाराष्ट्र में एक जगह पर एक उल्कापिंड गिरी। बताते हैं कि महाराष्ट्र में उल्कापिंड गिरी, और उल्कापिंड गिरने के कारण एक झील का निर्माण, एक गड्ढा बन गया बहुत बड़ा, और उस गड्ढे में एक झील बन गई, जिस झील को बोलते हैं लोनार। क्या बोलते हैं? लोनार। ये झील है महाराष्ट्र में, MH। तो लोनार झील किससे बनी है? उल्कापिंड के टूटने से बनी हुई झील है ये। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भारत की वह कौन सी झील है जो कि उल्कापिंड के गिरने से बनी हुई है, टूट कर नीचे ज़मीन पे जो प्रतिक्रिया है उससे बनी है। तो आप बता सकते हो लोनार झील है। या लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखो, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कि ब्रह्मांड है, उसकी विशालता कितनी है, उसकी हम कल्पना करना नहीं कर सकते। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक लगातार इस पे लगे हुए हैं, कर रहे हैं कि हम इसका पता लगाया जा सके कि किस तरीके की ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे ये हम हैं, हम कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी किस में है? सौरमंडल में। सौरमंडल किस में? आकाशगंगा में। और आकाशगंगा किस में? ब्रह्मांड में है, ठीक है। समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं, एक तरीके से ग्राफ बन रहा है कि हम तो पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी किस में है? सौरमंडल में है। तो सौरमंडल में कितने उपग्रह है, उनका भी अपना एक क्लाइमेट तरीके से होगा। उसके बाद में फिर आकाशगंगा है, वहाँ पे पता नहीं कितने तारे हैं, उन तारों का अपना सोलर सिस्टम होगा, और उन करोड़ों अरबों तारे हैं। उसके बाद में वो सारे किस में? ब्रह्मांड में। तो हम इसकी ब्रह्मांड की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। हमारे जितने भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो भी इसका पता नहीं लगा पाए आज तक क्या है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। वैसे चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लंबा मैंने पहले बता दिया था कि चैप्टर की कोई परवाह नहीं है मुझे कि 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो। मैं बिल्कुल पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, और मैंने वही डिटेल में बताया। अब इसके प्रश्न उत्तर उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। मैं इसको आप लिख सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर और कोई तरीके से भी मेल करके भी बता सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। अगर इसमें फिर भी किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी सोचा है कि क्यों ना हर चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का
भी एक 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो बनाया जाए, जिससे कि आपके जो चैप्टर पढ़े हैं उसको क्लियर हो जाए। तो वो भी मैं आने वाले 1 आध 2 दिन में वो वीडियो भी मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए उससे पहले वीडियो तैयार करना पड़ता है। मेरा कंटेंट है या फिर जो भी चीज़ बनाता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी से लिया हुआ है या कहीं चोरी किया हुआ है या कुछ और है। मैं बिल्कुल वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे पे आती हैं या फिर जो मैं पढ़ता हूँ खुद, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से तैयारी की हुई है, बहुत टाइम तैयारी की थी, लगभग 5-7 साल तक मैं तैयारी कर रहा था। उसके बाद में मैंने जॉब एज ए टीचिंग का जॉब, और अभी भी मैं इन बच्चों को यही पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली रोहिणी में है मेरी स्कूल है, 13-10-395 आईडी है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। और किसी बच्चे को फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए है तो आप मुझे मैसेज कर दो या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, ये 6ठी क्लास है, 6ठी क्लास का मैं एक चैप्टर का वीडियो 1 घंटे का 40-45 मिनट का बना रहा हूँ। तो आप सोचो जैसे ही क्लास बढ़ेगी, 7वीं होगी, 8वीं होगी, 9वीं होगी, तो कितनी डिटेल में जाएगी। तो यही है कि आपको चैप्टर पूरा देखना है, ठीक है, और किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं करनी। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।